A very good morning to all of you, and I'll be starting up with software engineering. और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कि किस तरीके से प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल अलग अलग हैं, किस तरीके से प्रोग्रामिंग्स जो हैं वो डिफाइंड है प्रोसीजरल के अंदर, नॉन प्रोसीजरल के अंदर। तो उसके कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं जो कि अभी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो क्लासिफिकेशंस हैं दैट वी विल बी डूइंग राइट नाउ, वो हम लोग अभी करेंगे और उसमें देखेंगे कि और किस तरीके से इसमें ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन एंड you will find here that क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे। और इस क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काफ़ी कुछ है। देखिए आप लोगों को क्या क्या है यहाँ पे। देखिए दिया हुआ है कि ये जो नीचे जो फिगर है इसमें आपको काफी कुछ मिल जाएगा। देखिए इसको मैं छोटा कर रहा हूँ थोड़ा ताकि आप लोगों को पूरा फिगर एक बार में मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए वी हैव बीन क्लासिफाइंग हाई लेवल लैंग्वेज मशीन जो है वो कितना इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो वो ये चीज पर आपको आधारित है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज बीन divided into two parts, that is high level language and low level language. हाई लेवल लैंग्वेज में देखिएगा कि आपको फिर अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन हम लोग उसको जो है जनरली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो जनरली हम लोग जानते हैं प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल। लेकिन एक और होता है जो कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है। जबकि लो लेवल मशीन जो होते हैं वो असेंबली लेवल लैंग्वेज में ही डिफाइंड होते हैं, मतलब असेंबली लेवल लैंग्वेज ही होते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज असेंबली लेवल लैंग्वेज को कहते हैं, जबकि इधर प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल और प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका डायग्राम है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इससे काफ़ी चीज़ें जो है आपको सहूलियत मिलेगी समझने के लिए कि कौन सी चीज़ें किसके अंदर आती है, कौन से लैंग्वेजेस में क्या आता है, कौन प्रोसीजरल है कौन नॉन प्रोसीजरल है। तो यहाँ पे देखिए प्रोसीजरल में आपका एल्गोरिथमिक, जितने भी एल्गोरिदम लिखे जाते हैं वो सब प्रोसीजरल में आते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सारे प्रोसीजरल में आते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस सब प्रोसीजरल में आते हैं, ठीक है। जिसमें कि आपका सी, सी प्लस प्लस, जावा, फॉर्ट्रन, जितना भी आप देखते हैं, विजुअल बेसिक, पर्ल, ये सब सब जो है आपके एग्जाम्पल्स हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज के। जबकि वहीं पे अगर नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज देखिएगा तो वो लैंग्वेजेस होते हैं कुछ ऐसे लैंग्वेजेस जो अलग से, जैसे LISP, ML, प्रोलॉग, तो ये सब ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो कि यूज तो होते हैं, लेकिन ये यूज उस तरीके से किए जाते हैं जिसमें कि आपका कोई पर्टिकुलर फंक्शन या पर्टिकुलर लॉजिक पे आधारित हो। कहने का मतलब कि सारे के सारे फंक्शनैलिटी उसमें न भी आधारित हो, अगर सारे लॉजिक जो हैं अगर हमें मिल जाए किसी मशीनरी कंपोनेंट में ही, तो उसको हम लोग नॉन प्रोसीजरल बोलते हैं, जिसको कि हम लोग इंक्लूड करते हैं डायरेक्टली मशीन वगैरह में। तो उसी को हम लोग LISP, ML या फिर प्रोलॉग कहते हैं। तो ये आपका जो है नॉन प्रोसीजरल होता है। जबकि कुछ प्रॉब्लम ओरिएंटेड भी होते हैं। प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्या होते हैं? कुछ ऐसे न्यूमेरिकल मेथड से जो है प्रॉब्लम बनाए जाते हैं जो कि आपका प्रॉब्लम ओरिएंटेड के अंतर आते हैं। जो कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्या है? प्रॉब्लम ओरिएंटेड में आपका हाई लेवल मशीन इंडिपेंडेंट, हाई लेवल मशीन इंडिपेंडेंट है, जिसमें कि हाई लेवल मशीन इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि आपका हाई लेवल मशीन डिपेंडेंट में केवल और केवल असेंबली लैंग्वेज आते हैं। अब इस असेंबली लेवल लैंग्वेज में जो सॉरी, आपका जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड को जो है आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिएगा कि न्यूमेरिकल, आपके कुछ न्यूमेरिकल रिलेटेड जैसे कि मैटलैब, मैथमेटिका, लैटेक्स, ये सब सारी चीजें इसमें आती हैं। और इसके बाद ये जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं इसमें न्यूमेरिकल टेक्निक्स वगैरह इंक्लूड होते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल टेक्निक्स वगैरह है इसको जो है आप लोग देखिएगा कि जो आपका न्यूमेरिकल टेक्निक्स है उसमें जो है इंक्लूड हो जाता है। असेंबली लेवल लैंग्वेज में आपका केवल और केवल लो लेवल लैंग्वेज के से डिपेंडेंट होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा।
कि जो आपका लो लेवल मशीन डिपेंडेंट है और असेंबली लेवल लैंग्वेज है, वो सब जो है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत तो आता है, लेकिन लो लेवल मशीन डिपेंडेंट में आता है। जबकि प्रॉब्लम ओरिएंटेड में कुछ ऐसे सिंबॉलिक मेथड्स होते हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं, जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं। उसी का एक-एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, मैटलैब, मैथमेटिका और लैटेक्स। ठीक है? तो ये सारे क्लासिफिकेशंस हैं। तो अब ये क्लासिफिकेशंस इस तरीके के हैं कि इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो क्लासिफिकेशंस हैं वो आपको हमेशा दिमाग में हिंट करना चाहिए कि ये क्लासिफिकेशन किन चीज़ों पे आधारित है। और ये क्लासिफिकेशन से हम लोग किस तरीके से पता कर सकते हैं कि कौन प्रोसीजरल है और कौन नॉन प्रोसीजरल है। तो आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ इसमें दिया हुआ ये बड़ा ही अच्छा आप लोगों का डायग्राम है। It is going to give you a very good। अब यहाँ आगे देखिएगा कि हमने इसमें बताया हुआ है उसी के बारे में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि कुछ ऐसे फॉर्ट्रन, कोबोल और सी कुछ ऐसे प्योरली एल्गोरिथमिक लैंग्वेजेस हैं जो कि these languages provide a methodology to break up a large job into a number of tasks and programming the task independent as functions of subroutines। मतलब कहने का मतलब कि उसमें काफी ज्यादा एल्गोरिदम्स इंक्लूडेड है, और एल्गोरिदम्स इंक्लूड होने के कारण जो है तो आप लोग जो है उसको प्रोसीजरल लैंग्वेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक कोड लिखने के लिए हम लोग उस एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं, है ना? These functions are or subroutines are then combined to form a program। ये सारे subroutines जो इंक्लूड किए जाते हैं, ये सब सारे सबरूटीन्स जो हैं ये क्या किए जाते हैं, ये प्रोग्राम में इंक्लूड किए जाते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग जो है आपका प्रोसीजर लैंग्वेज के अंदर ये सारा प्रोसीजर है, जिसके कारण जो है हमारा जितने भी लैंग्वेजेस हैं जो इसको सब रूटीन्स को, फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, वो सारे प्रोसीजरल में के अंदर आते हैं। द जनरल आइडिया इज टू सिंप्लीफाई डिबगिंग अ प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस में कुछ ऐसे डिबगिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कि आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है डिबगिंग के लिए, जिसमें कि आप जनरल प्रोसीजर्स को हर बार रीयूज कर सकते हो। कई बार प्रोग्राम जो हम लोग लिखते हैं उसको कई बार रीयूज करना पड़ता है, तो वो हम लोग कर सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। सब रूटीन्स वगैरह फंक्शंस इसमें काफ़ी सब रूटीन्स और फंक्शंस इसमें रिजिड होते हैं। मतलब उसके अगर उसमें कोई गलतियां हुई तो हम लोग उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमने लिख दी है। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम हो गया आपका, जो मैंने आपको बताया है। देखिए सब रूटीन्स एंड फंक्शंस आर टू रिजिड, ये पॉइंट हमने बता दिया। सब रूटीन्स और प्रोग्राम्स आर कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोग्राम, ये बता दिया। जो आपका लैंग्वेज है क्या कौन सा मेथोडोलॉजी को करता है वो बता दिया हमने। तो काफी कुछ हमने आपको इसमें बता दिया है। इसको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे और इसमें से पॉइंट्स ढूंढ ढूंढ के आप अपना नोट्स बनाएंगे। ठीक है? बहुत ज़्यादा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 6 पॉइंट लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, जब ऊप होगा तो आपका जो है इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म जैसे कई सारे चीज़ें इसमें जुड़ जाएँगी। तो ये सबको जो है कौन सपोर्ट करता है? हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज किसके अंतर्गत आते हैं? तो प्रोसीजरल के अंदर आते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है? इसके एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या-क्या हैं? तो एडवांटेजेस जो है आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए द एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओनली व्हेन अ लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, जब जब भी लार्ज सॉफ्टवेयर बनता है, बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, तो उसमें जो है ये ऊप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो काफ़ी यूज़ में आता है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग इन द लार्ज। और उसके बाद जो है मेथोडोलॉजी जो ऊप का है वो सारे उसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं। उसके जो कॉन्सेप्चुअल्स हैं हायर लेवल लैंग्वेज के, वो सारे चीज़ उसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं। ये सारा चीज़ जो है उसमें है।
वन ऑफ द अर्लीस्ट ऊप लैंग्वेज टू बी डेवलप्ड वाज स्मॉल टॉक। पहले सबसे पहले जो ऊप लैंग्वेज आया था वो स्मॉल टॉक आया था। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। अनदर कुछ और आगे चल कर के इसमें कुछ और भी डेवलपमेंट हुई हैं, और वो डेवलपमेंट है इंटरनेट का। जो इंटरनेट है वो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा जो है इंटरनेट का भी प्रयोग किया गया, और इंटरनेट के ज़रिए हम लोग जुड़ सकते हैं, और ये हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको सपोर्ट करता है। और उस इंटरानेट और इंटरनेट के ज़रिए जो है हम लोग कई सारे काम और भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी के दूसरे के डिवाइसेस को एक्सेस करना, या फिर किसी और के प्रोग्राम को एक्सेस कर लेना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग इंटरनेट और इंट्रानेट की मदद से हम लोग कर सकते हैं। जावा में हम लोग जावा भी इंक्लूड आजकल हो गया है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है। और हाई लेवल लैंग्वेज में जावा जो है वो क्या होता है, जावा जो है आपका एक जावा वर्चुअल मशीन जो है उसकी वजह से जो है उसका जो कंपाइलर है वो लिखा गया है जावा वर्चुअल मशीन में। और जावा वर्चुअल मशीन के जरिए जो है हम लोग जो है उसको उस पे काम करते हैं, और हम लोग जो है जावा के तहत काफ़ी कुछ उसमें जो है उसका इंटरप्रेटर और कंपाइलर उसका यूज़ किया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पे देखिए एक छोटा-सा डायग्राम बनाया हुआ है, इसको थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। डायग्राम के ऊपर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। जावा सोर्स प्रोग्राम है, उसमें कंपाइलर है, रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद उसी का जो मशीन कोड है, टारगेट मशीन का, वो इंटरप्रेटर करता है, जो कि आपका टारगेट मशीन के लिए लिखा हुआ है। मशीन कोड जो है वो जावा वर्चुअल मशीन के द्वारा लिखा जाता है। तो ये सारा जावा सोर्स प्रोग्राम जो है कंपाइल होता है जावा वर्चुअल मशीन के द्वारा, फिर इंटरप्रेट भी होता है, और दोनों मिल करके जो है मशीन कोड जो है आपको देते हैं। ये सारी चीज़ें जो है डायग्राम की तहत भी आप लोग दिखा सकते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आप लोग जानते हैं कि कई सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होते हैं, जैसे कि आपको आज के डेट में तो अब कई सारे ऐसे भी लैंग्वेजेस हो गए हैं, जैसे कि जिसमें कि आप लोग स्क्रिप्टिंग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, जैसे HTML है, जावा स्क्रिप्ट है, आपका जो है उसी के अनुसार कई सारे ये आगे जो है आपका आ जाता है, ये यूनिक्स है, उसमें देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सी हैज़ बीन यूज्ड टू राइट द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे बना हुआ है, वो सी पे बना हुआ है। सिस्टम प्रोग्रामिंग जो है, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर स्ट्रांगली टाइप्ड, दैट इज ईच वेरिएबल मस्ट डिक्लेयर अ पर्टिकुलर टाइप रियल इंटीजर पॉइंटर्स। ये सारी चीज़ें जो है वो स्क्रिप्टिंग में आती है। क्यों? क्योंकि इसको जो है हम लोगों ने स्क्रिप्टिंग की तरह यूज़ किया है कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को। लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि ये आपका आते किस में है, ये आपका इसी में आते हैं, मतलब प्रोसीजरल में ही आते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि प्रोसीजरल में ही ये आते हैं। उसके बाद जो है आपको ये भी है, देखने को मिलेगा कि आपका जो प्रोग्रामिंग है वो कई तरीके से डिफाइन किया गया है। ये देखिए यूनिक्स शेल filters program read a stream of bytes from input and write a connect and यहाँ पे देखिएगा input of the other, and the following shell commands a stack three filters count the numbers of the lines। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो यूज हो रहा है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कुछ और नहीं है, बल्कि आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा ही वो बनाया गया है। अब देखिए आपका जो है यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर स्टेटमेंट लैंग्वेज, यहाँ पे देखिए असेंबली लैंग्वेज है, इसमें जो है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर 1 है तो डिग्री ऑफ टाइपिंग कुछ भी नहीं है। सिस्टम प्रोग्रामिंग के
5 हो सकते हैं, स्क्रिप्टिंग के 100 हो सकते हैं, जो कि काफ़ी वीक हो जाएगा, सिस्टम प्रोग्रामिंग का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसमें तो है ही नहीं। तो डिग्री ऑफ टाइपिंग मतलब होता है कि कितना जल्दी आप उसको जो है प्रोग्राम को कर सकते हो। एप्लीकेशंस जो है वो टाइम क्रिटिकल होता है, कॉस्ट क्रिटिकल होता है। रूटीन एप्लीकेशंस हैं, जीयूआई, ग्लूइंग कंपोनेंट्स, ये सब याद रखिएगा। जो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। नॉन प्रोसीजरल में अब आ जाइए। नॉन प्रोसीजरल है, नॉन प्रोसीजरल में इन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज ऑल्सो नोन एज इम्परेटिव लैंग्वेज। तो आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है प्रोसीजरल लैंग्वेज में। सब सिर्फ आप टेबल याद रखिए और टेबल के अंदर जो चीज़ लिखा हुआ है वो थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लाइन में डिफाइन करते जाइएगा। नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज, इन प्रोसीजर लैंग्वेज, ये प्रोसीजर लैंग्वेज की बात हो रही है। नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज के अंदर प्रोसीजर लैंग्वेज की बातें हो रही है ताकि उसको डिफरेंशिएट कर पाए। इन प्रोसीजर लैंग्वेज ऑल्सो नोन एज इंपरेटिव लैंग्वेज, ईच स्टेटमेंट काउजेज द वैल्यूज स्टोर्ड। ठीक है, ईच स्टेटमेंट क्या है? ईच स्टेटमेंट काउजेज द वैल्यूज स्टोर्ड इन वन मेमोरी लोकेशन टू चेंज। तो ये एक मेमोरी लोकेशन में जिस तरीके से हैं उसको कैसे चेंज कर सकते हैं वो नॉन प्रोसीजरल में आता है। प्रोग्राम डिजाइन consists of writing a sequence of statements which transforms a state of the memory from an initial to final state. Non-procedural function languages solve a problem of applying a set of functions. तो कई सारे फंक्शंस को एक साथ एग्जीक्यूट करने में हमारा नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा कारगर होता है। तो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में आपका जो प्रॉब्लम है दैट इज बीइंग more solved in different aspects, and it is a set of functions to the initial variables in a specific ways. The syntax of such ऐसा कुछ जो syntax उसमें है fn fn -2 और ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो जितना लंबा आपका फंक्शंस होगा, जितने सारे फंक्शंस इंक्लूड होंगे वो सारे फंक्शंस इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। Where FSs are the successive functions. Another non-procedural language class called is rule based. तो कुछ ऐसे नॉन प्रोसीजरल क्लासेस हैं जो कि रूल बेस्ड होते हैं। रूल बेस्ड होते हैं, तो रूल बेस्ड क्या होते हैं? रूल बेस्ड लैंग्वेज और लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं जिसमें लॉजिक हो। तो लॉजिक प्रोग्राम इज एक्सप्रेस्ड इन अ सेट ऑफ एटॉमिक सेंटेंसेस। ये याद रखिएगा, अ लॉजिक प्रोग्राम इज एक्सप्रेस्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है, अ लॉजिक प्रोग्राम इज एक्सप्रेस्ड एज अ सेट ऑफ एटॉमिक sentences known as facts and horn clauses। तो ये आप याद रखिएगा कि सेट ऑफ एटॉमिक सेंटेंसेस है, मतलब कि कुछ बहुत ही कम सेंटेंसेस का प्रयोग होता है उसमें, एटॉमिक सेंटेंसेस उसी को बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि किस तरीके से नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज काम करता है। इसमें क्वेरी रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं। अ क्वेरी इज देन पोज्ड, देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, अ क्वेरी इज देन पोज्ड, execution of the program now begins and the system tries to find out the answer of the query। तो जो आपका क्वेरी है वो आपको फाइंड आउट किया जाता है कि किस तरीके से ये क्वेरी फाइंड होगा, उसका लॉजिक फाइंड आउट किया जाता है। और वो लॉजिक कुछ और नहीं है बल्कि वही लॉजिक है जो कि यूज होती है प्रोग्रामिंग में। तो आइदर इट विल बी ट्रू और फॉल्स, इट विल रिजल्ट इन आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ये जो नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है ये बेस्ड होता है कुछ प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड प्रोग्राम प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेजेस पे। तो जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज आपको मैंने आपको बताया था कि जो प्रोसीजरल है वो प्रोसीजरल क्या होते हैं, प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल, आपको डायग्राम हमेशा याद रखिएगा। उसमें आपको क्या था, प्रोसीजरल नॉन प्रोसीजरल था, और उसके बाद एक और था प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होता था? प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जैसे कि मैटलैब वगैरह हो गया, तो ये सब प्रॉब्लम ओरिएंटेड हैं जो कि मैथमेटिकल्स न्यूमेरिकल टेक्निक्स वगैरह को सॉल्व करते हैं, उसको प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं। प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज आर designed to solve a narrow class of problems। कुछ ऐसे
क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं, जिसमें कि डिफाइन किया जाता है और उसको हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। A user of such a language need not express in detail the procedure used to solve a problem. तो यहाँ पे जो यूजर है वो क्या करता है, ऐसे लैंग्वेजेस को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, उसके लिए एक प्रोसीजर बना हुआ है और उसके अंदर उसको सॉल्व किया जाता है। तो कुछ रेडीमेड प्रोसीजर्स या प्री प्रोग्राम्ड प्रोसीजर्स होते हैं जिसको कि यहाँ पे इनबिल्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि a user of such a language need not express in detail the procedure used to solve a problem. Ready-made procedures are pre-programmed. तो कुछ ऐसे रेडीमेड प्रोसीजर्स हैं जिसको कि प्री प्रोग्राम कर दिया जाता है और प्री प्रोग्राम हो जाने के कारण जो है आपका प्रॉब्लम ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है वो काफ़ी अच्छे से चलता है, जिसको कि मैटलैब और इस तरीके के काफ़ी मैथमेटिका करके जो है कुछ लैंग्वेजेस आते हैं, उसमें ये इनबिल्ट होता है। कुछ क्लासिफिकेशन है जो कि एप्लीकेशन बेस्ड क्लासिफिकेशंस हैं। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे, इसको भी हम लोगों को देखना होगा। बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग वेयर, यहाँ पे देखिएगा कि बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग है। तो बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग वेयर लार्ज फाइल्स आर टू बी प्रोसेस्ड, COBOL हैज बीन डोमिनेंट लैंग्वेज इन दिस एरिया। तो जो आपका बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग है उसमें वेयर लार्ज फाइल्स आर टू बी प्रोसेस्ड, कुछ बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग है वेयर लार्ज फाइल्स आर टू बी प्रोसेस्ड, काफ़ी बड़े बड़े फाइल्स जो हैं उसको प्रोसेस किए जाते हैं। कोबोल हैज़ बीन, यहाँ पे आपका देखिए क्लासिफिकेशन बेस्ड है ये। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड में होता है क्या कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग-अलग एप्लीकेशंस को, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गेम खेलने के लिए अलग एप्लीकेशंस होते हैं, गेमिंग के कंसोल अलग होते हैं, तो उसके लिए अलग गेम एप्लीकेशंस बनते हैं। जबकि आपके काम करने के लिए जैसे एमएस ऑफिस है, उसमें आप गेम नहीं खेल सकते। एमएस ऑफिस में आप क्या कर सकते हैं, आइदर आप डॉक्यूमेंटेशन का काम करेंगे या फिर आप कुछ जो जैसे एक्सेल में आप करते हैं, उसमें क्या होता है कि मैथमेटिकल इंडक्शंस को सॉल्व करते हैं। आप प्रेजेंटेशन का काम कर सकते हैं, मतलब काम के बेस्ड पे ये आपका बना हुआ है। तो उसमें आप गेम नहीं खेल सकते हो। तो ये एक डिफरेंट एप्लीकेशंस है। फिर आपका जो डिफरेंट एप्लीकेशंस ऐसा आ जाता है कि जिसमें कि आप एक्चुअल प्रोग्रामिंग करते हो, जैसे जावा एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हर का अलग-अलग काम है। आप अगर इसमें देखोगे जैसे कि ओरेकल 10G, तो उसमें केवल डेटाबेस का काम होता है। तो ये सब अलग-अलग लैंग्वेजेस हैं जो कि अलग-अलग एप्लीकेशंस के लिए बने हुए हैं। ठीक है? तो ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं 4th जनरेशन लैंग्वेजेस बोलते हैं, उसमें आते हैं। देखिए, वी हैव सीन हाउएवर द इमर्जेंस ऑफ अ स्प्रेडशीट बेस्ड लैंग्वेजेस फॉर आंसरिंग व्हाट इफ टाइप क्वेश्चंस। Languages known as 4GL, fourth generation languages, are also used, which provides query languages. ये सब query languages जो कि फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस में इंक्लूड हुए हैं। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस भी आते हैं जो साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होते हैं, तो वो भी हैं। तो साइंटिफिक एप्लीकेशंस वगैरह जो है वो यूज होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका जो प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज के बारे में आपका सारा कुछ आज हमने ख़त्म कर दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग मिलेंगे जिसमें कि हम लोग इसके आगे जो आपका सिलेबस है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इसमें घुसना नहीं है, इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग करते जाइएगा, लिखते जाइएगा। प्लीज़ डू नॉट सिट आइडल, बैठिएगा नहीं। आप लोगों को काम बहुत है, पढ़ना बहुत है, करते जाइएगा तो चीज़ें आसान होती चली जाएँगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।